फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है धारी देवी माँ क्लासेस में, और जिसमें आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज हमारा उत्तराखंड बोर्ड का विज्ञान का पेपर हुआ है, जो कि क्लास 10th का है, जिसमें पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आया है और कैसे क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी नए स्टूडेंट हैं, या जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हो सकता है आपके क्वेश्चंस इससे मैच ना करें, और हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन सही ना हो, लेकिन फिर भी मोस्टली आप इसमें से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके आंसर लगभग सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन पेपर था आपका विज्ञान का, जिसमें आपके टोटल 27 प्रश्न हैं, और उनके समय यानी 3 घंटे का समय है। इसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया CO+H2O, और इसमें X प्लस ऊष्मा यानी रिलीज हो रही है। तो आंसर बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है इसमें कि एक्स को पहचानना आपने, इससे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और दूसरा, इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए होता है, और इस अभिक्रिया में जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, या उपरोक्त कथन सत्य है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, यह बुझा हुआ चूना है, क्योंकि CaOH का वोल्टेज बनेगा इसमें, और साथ में इसमें दीवारों पर इसका उपयोग करता है सफेदी के लिए, और ये जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन मेरा सही है कि सभी उपरोक्त कथन सत्य हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं है पूछा गया। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, और सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस का दहन, ये ऊष्माक्षेपी होता है, और श्वसन भी आपकी ऊष्माक्षेपी है क्योंकि हीट रिलीज होती है। वनस्पति द्रव्य को विघटित होकर कंपोस्ट बनने में भी हीट रिलीज होती है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है चौथा वाला, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, ये नहीं होता है, ये ऊष्माक्षेपी नहीं है, इसमें हीट रिलीज नहीं होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका आपका सही माना जाएगा। अगला आता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सिरका एस्टिक अम्ल, और या चींटी का डंक ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल। तो देखो 3 ऑप्शन इसमें आपके बिल्कुल सही है। सिरका एस्टिक अम्ल कहते हैं सिरका को, यानी एसिटिक एसिड होता है सिरका, जिसे विनेगर कहते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल आप बताइए, ये बिल्कुल सही है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन चींटी के डंक में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है, बल्कि इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है इसमें, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं करे, तो हमारा जो चींटी का डंक वाला ये सुमेलित नहीं, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, यह धातु का गुण कहलाता है। तन्यता, चालकता, आघातवर्ध्यता और कठोरता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये कहलाता है आपका आघातवर्ध्यता। ठीक है ना, आघातवर्ध्यता यानी मिलिबिलिटी, यानी पीट पीट के इनको सीट में बदल दिया जाता है, इसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ये धातुओं का लक्षण होता है। तो इसका चौथे का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले बात करें, CH3CH2CHO कहलाता है। देखो इसमें साफ पहचान में आ रहा है कि CHO ग्रुप आ रहा है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के लिए हमेशा आता है अल। क्या आता है? अल। तो अल वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका प्रोपेनल, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, और एल्डिहाइड ग्रुप है प्रोपेनल। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है, प्रोपेनल। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, प्रोपेनल। और उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, जीव द्वारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग कहलाता है। श्वसन, उत्सर्जन, पोषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीव द्वारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कोशिका आवश्यकता में खाद्य स्रोत के विघटन से उसका उपयोग कहलाता है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। ये कहलाएगा आपका श्वसन। ठीक है ना, इसका सही आंसर आपका श्वसन कहलाएगा। इसका आंसर है श्वसन, क्योंकि जीव द्वारा ऑक्सीजन पहले ग्रहण करी जा रही है, फिर उसके कोशिका के द्वारा उसको विघटन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये श्वसन के अंतर्गत आएगा। अगला आएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें होता है। तो अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, और लेशमानिया है। तो अमीबा में तो नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका द्विभाजन होता है, यानी बीच में से ये डिवाइड होकर 2 भाग में अलग अलग बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम भी नहीं है, लेशमानिया भी नहीं है। ईस्ट में आपका क्या होता है, आपका मुकुलन होता है, यानी बडिंग बनती है इस तरीके से, यानी ईस्ट है। हम देखें तो इस तरीके से ईस्ट बनेगी, तो इस पर इस तरीके से बडिंग बनती है, तो इसको मुकुलन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ईस्ट। अगला आता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण नहीं है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण भी नहीं है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। उसके बाद देखते हैं आपका इसमें जो है, प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध होता है। यानी जब रजिस्टर्स को पार्श्वक्रम में, यानी जब इस तरीके से हम जोड़ते हैं, इस तरीके से पार्श्व में जोड़ते हैं, ये पार्श्वक्रम होता है आपके, जब पार्श्व में जोड़ा जाता है तो करने पे तुल्य प्रतिरोध, सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम, सभी प्रतिरोध के योग बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होता है, अगर आप
500 क्रम में जोड़ते हैं तो माना जैसे हमने 2 जोड़ दिए, देखो जैसे हमने 2 जोड़ दिए, एक 10 ओम का जोड़ दिया, एक दूसरा भी 10 ओम का जोड़ दिया, तो 10 ओम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500 क्रम में 5 ओम आ जाएगा, क्या आएगा 5 ओम। तो इसका आंसर आता है सबसे छोटे प्रतिरोध से या सभी प्रतिरोधों की होगी, तो इसका आंसर वैसे क्योंकि कम आता है तो इसका जो दूसरा आंसर है वो सही माना जाएगा, ठीक है ना, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम आएगा इसका आंसर। अगला देखो, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाना पड़ता है या सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। इसका चौथा आंसर है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है ना, इसका सही आंसर है सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए, ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव वाले जितने थे वो क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ते हैं रीजन और एसोसिएशन वाले। तो इसमें आपको बताना होता है कि ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए तथा आर दोनों सही है या आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण इसके ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि आर और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, आपको मालूम है, बिल्कुल सही बात है। और अवतल दर्पण इसके ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी वस्तु को सीधा और आवर्धित दिखाता है, यानी इसमें जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनती है, ताकि जो चेहरे के बाल होते हैं वो क्लियर दिखाई दे। तो यानी इसका जो पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है और ए की व्याख्या करता है, इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है ना। ख वाला देखिए, खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं और आर है इसका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल आपको पता है ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए भी रखती हैं। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है ये वैसे सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाता है आर की, ठीक है ना, इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो आंसर सही है कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला, ये सही माना जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम नीचे एक नंबर वाले देख लेते हैं। किसी पौधे में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो ये बहुत आसान आंसर है इसका, क्योंकि जल आपको पता है और खनिज लवण को जो वहन करता है वो करता है जाइलम, ठीक है। और क्योंकि फ्लोएम का काम क्या होता है, भोज्य पदार्थों को पादप यानी जहाँ भोजन का निर्माण होता है उससे उस पादप के अन्य भागों में पहुँचाने का काम होता है। तो इसका सही आंसर है जाइलम। अब इसमें आपको वैज्ञानिक पद का दूसरा है, चौथा क्वेश्चन, निम्न वाक्य में उपयुक्त वैज्ञानिक पद का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच डैश उत्पन्न करती है, जो बैटरी के में संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधक के किसी निकाय में विद्युत धारा स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉन में गति स्थापित करता है। तो इसका जो इसने कहा कि दो टर्मिनलों के बीच, तो इसमें दो टर्मिनलों के बीच जो होगा वो आएगा आपका क्या, क्योंकि आपको तो बताया दो टर्मिनल कैथोड और एनोड होते हैं, तो इसमें विभवांतर उत्पन्न करती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर उत्पन्न करती है, जो कि बैटरी में संयोजित किसी प्रतिरोधक के निकाय में विद्युत धारा स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। अगला देख लो, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए प्रयुक्त किया जाना है। इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और आपको सीधा बनाना है, तो मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बताना है इसके बारे में। तो कहाँ होगी ये आप देख सकते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए पूछा गया है। तो इसके लिए जो उत्तल लेंस है उसमें जो हमें जो वस्तु की स्थिति रखनी है वो फोकस तथा लेंस के मध्य आएगा, ठीक है, और उससे जितनी फोकस दूरी उससे कम होना चाहिए, तो जिससे कि क्या होगी उसकी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा हमें इसमें प्रतीत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोकस तथा लेंस के मध्य, या हाँ प्रिंस जो आपका क्या होता है ओरिजिन पॉइंट होता है, प्रकाशिक बिंदु है ना, उसके मध्य होना चाहिए हमेशा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो मिट्टी में आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जैसे फल के जो छिलके हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं, ये हमारे जैव निम्नीकरणीय में आते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता है आपको, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ठीक है, और इससे बन जाएगा हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त होता है और साथ में आता है आपका NaCl, 2NaCl बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी थी और साथ में इसको सही करेक्ट करके लिखना था, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन ये होगी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आप लेना है, NaOH का विलयन लेना है, और इसमें आपको HCl, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से आती है, तो इससे बन जाएगा हमारा सॉल्ट बनता है यानी NaCl, लवण बनेगा, और साथ में H2 यानी जल बनेगा। तो ये अभिक्रिया इसकी हो जाएगी। क्षार तथा क्षार में क्या, क्षारक तथा क्षार में क्या अंतर होता है? एल्कलाइज और बेस। बेस तो आपको पता है कि बेस जो होते हैं आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो H नेगेटिव आयन देते हैं, और स्वाद में कैसे होते हैं, कसले होते हैं, तो ये तो होते हैं। एल्कलाई जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है ना, और जल में घुल के यानी आयनों में वियोजित हो जाते हैं एक तरीके से, तो ये होते हैं हमारे क्षारक, ठीक है। तो इनके भौतिक गुण आप जानते हैं क्षारों के, कि ये छूने में सोपी यानी साबुन के तरह छुए जैसे जाते हैं, जो आपके क्षार होते हैं खासतौर पर, ठीक है ना। अगला, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, तो इसका कारण क्या है उच्च होने? क्योंकि आयनिक यौगिक, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें NaCl, ये टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इस तरीके से पूरा नेटवर्क बना रहता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आयनिक फॉर्म में ऐसे रहता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर अगर आप Cl भी देखोगे तो ये इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो टाइटली बाइंडेड है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो क्वथनांक होता है वो बहुत क्या होता है, उच्च होता है, और गलनांक भी बहुत उच्च पाया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आप लिंग निर्धारण में पहले पता है कि मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं, ठीक है ना। तो XX होकर आपका यानी ये फीमेल, और अगर फिर से XX होगा तो ये फीमेल, यानी 50% फीमेल होने के चांस होते हैं। Y क्रोमोसोम मेन होता है जो पुत्र के लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं, तो मेल का अगर Y क्रोमोसोम जाए तो ये आपका क्या बनेगा, XY यानी मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डिटर्मिनेशन आपको ये चार्ट से ऐसे भी दिखा सकते थे, और यह आप जो स्क्वायर वाला था उससे भी दिखा सकते थे इसको, ठीक है ना। अगला, नीचे दिए गए मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र आपको पता है अलग अलग भाग दर्शा रहे हैं, आपने दर्शाए भी होंगे, जिसमें आपका मेडुला है, ओब्लिंगेटा है, और हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि के बारे में भी दिखा रहा है, पॉन्स है, ये सारे भाग इसके ब्रेन के दिखा रहा है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से दिखाए होंगे, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक प्रकाश किरण एल्कोहल 12 क्वेश्चन है, अपवर्तनांक दे रखा है इसका 1.36 से जल में यानी 1.133 में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित होती इस घटना को एक उपयुक्त किरण आरेख द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो आपने इसमें रे डायग्राम दिखाया होगा कि किस तरीके से वो अपवर्तित हो रही है, तो आपने देखा होगा एक रे दी होगी, उसके बाद वो थोड़ा बैंड हो गई होगी इस तरीके से, ठीक है, जब वो जल से किस में जा रही है, एल्कोहल से जल में जब जा रही है, ठीक है ना। अब आता है, मीना अपने तेलीय लंच बॉक्स को केवल पानी से धोकर कोशिश कर रही है, लेकिन लंच बॉक्स से चिकनाई नहीं निकली। जब उसने थोड़ा सा साबुन का उपयोग किया तो उसने देखा कि तेल के छोटे छोटे कण टूटने लगे और लंच बॉक्स साफ हो गया। साबुन से लंच बॉक्स की सफाई की प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर है मिसेल। मिसेल की संरचना इसमें आपने बनाई होगी, जो आपने देखा होगा मिसेल जो होता है ऑयल्स को, यानी जो इस तरीके से जुड़ा था, ये 10 पार्टिकल यानी ऑयल है माना, तो साबुन जब क्रिया करता है तो इस तरीके से तेल वाला आता है, तो ये कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक वाली तेल होती है, और इसके हेड में ONA होता है जो कार्बनिक होता है, ठीक है ना। ये जो होता है कार्बनिक यानी हेड पोल हो गया, और ये तेल होगी, तो ये इसके साथ डिजोल्व करता है और गंदगी को बड़े आसानी से बाहर निकाल देता है। तो कपड़े धोने की प्रक्रिया में भी वही होता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, तो उन्हें साबुन से बर्तन धोने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन, प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताना आपको। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम सोना और चांदी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होती है, जो कि बहुत कम क्रियाशील होती है, जो जल के साथ भी क्रिया नहीं करती है, एसिड के साथ भी क्रिया नहीं करती है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती हैं, तो ये पानी और वायु के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया कर सकती है, तो इसलिए इनको इनसे बचाने के लिए, ताकि क्रिया ना करे, इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है हमेशा, ठीक है। अगला है, इसमें एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। एल्यूमिनियम इसलिए है अभिक्रियाशील धातु, इसलिए है, क्रियाशील तो है, लेकिन ये क्या होता है कि ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी होता है, ठीक है ना, तो जिससे खाना तेज़ी से पकता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम वाले बर्तनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, आपने जिप्सम से कैसे प्राप्त किया था, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखे होंगे आपने, जैसे POP करने के लिए या हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखा हुआ होगा। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो ये बड़े आसानी से आपने इसमें दर्शाया होगा कि ऑक्सीजन कैसे इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन आपने देखा नासिका के द्वारा लंग्स तक पहुंचती है, और वहाँ वायु कोशिकाएं होती है, एयर सैक होते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी रहती हैं, और ब्लड उसको इनटेक करते हुए ऑक्सीजन को हमारे हृदय की सहायता से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, किसमें, ग्लूकोज के साथ प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, यानी ATP के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर जलीय रूप में, यानी लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, ब्लड के साथ हमारे मिक्स होकर बाहर आती है और हमारे लंग से बाहर हो जाती है। तो ये आपने पूरा प्रोसेस दिखाना था इसमें। इसका और हो सकता था, उसको डायग्रामेटिकली भी समझा सकते थे, तो तभी इसमें आपको 3 नंबर आसानी से मिल सकते हैं।
इसके बाद अब बात करते हैं 16 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझाइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको लैंगिक जनन बताना था, इसमें आपने पौधों के बारे में बताना था। तो इसमें जैसे आपने देखा था स्वपरागण है या परपरागण है, और या इसमें नर और मादा जो बनते हैं पुंकेसर और आपका स्त्री केसर, इसमें उनके भागों को दर्शाते हैं, बड़े आसानी से अच्छे से इसको दर्शा सकते थे। ठीक है ना, 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन, तभी इसमें 3 नंबर मिलेंगे, विद डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है ना, निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से होते हैं, ये विशिष्ट कार्य करते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं, यानी ब्रेन से ही हमारे कंट्रोल होते हैं। एड्रेनलिन भी आपको मालूम है, और जो कि इमरजेंसी हार्मोन भी होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि जब कभी चोट लगती है तो उस वक्त हमें दर्द का एहसास नहीं होता, तो उसमें एड्रेनलिन हार्मोन ही रिलीज होता है। गुस्सा आना या बीपी का हाई हो जाना, ये भी एड्रेनलिन ग्रंथि के कारण होता है। डर के वक्त भी एड्रेनलिन ही काम करती है। और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मधुमेह के बारे में, यानी जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। 17 क्वेश्चन, किसी गोली लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखना है आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटी दूरी पर रखा गया है, और प्रकाश किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखा है। तो ये आपने बना दिया होगा, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपने इसको फॉर्मूला लगा के अपना जो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से आपने इसको करा होगा, तो ये कर लिया होगा आपने। अच्छा, दूसरा, किसी कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को सामपट पढ़ने में कठिनाई होती है और यह विद्यार्थी किस दृष्टिदोष से पीड़ित है, इस प्रकार के संशोधित किया जाता है, उसका आवश्यक चित्र भी आपने रे डायग्राम से बनाया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बुक में भी आप लोगों का क्वेश्चन यार का जो, तो अंतिम लास्ट में कोई बच्चा बैठा है और सामपट में नहीं पढ़ पा रहा है, तो यानी उसको नज़दीक का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख पा रहा है, तो यानी उसे निकट दृष्टिदोष होने की संभावना है, और इसमें उसे संशोधित आप कर सकते हैं, ये आपने लिखा होगा। अगला, किसी धारावाही चालक करने वाले नियम का कथन बताना आपने, दिशा को निर्णय करने वाले नियम का कथन लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये है आपका मैक्सवेल का जो दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम है, वो नियम है आपका। ठीक है ना, सीधा धारावाही चालक है, उसके ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना कि उसमें उंगलियां घूमी हुई रहती थी, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इसके अलावा दूसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही चालक सीधे चालक पर आरोपित बल, तो ये इस पर जो बल काम करता है ये आपको बताए, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जो कि आपने कहा तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक जो चालक की दिशा को दर्शाता था। 19वां क्वेश्चन में अच्छा आपका, एक 100 ओम का विद्युत लैंप है, 50 ओम का विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है, इनको जोड़कर पार्श्व क्रम में। ठीक है, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम, तो तीनों को आपने कैसे जोड़ना है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक सेकेंड, समांतर क्रम में, तो यानी इस तरीके जुड़ेंगे, 1 2 और 3 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक 100 है, एक 50 है और एक 500 है। ठीक है ना, तो जुड़ा, तो इसमें आपको निकालना है कि यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजन लेता है। यह भी ज्ञात कीजिए इस विद्युत स्थिति में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो बोर्ड आपको दे रखा है, तो पहले टोटल आर निकालो, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2, तो ये आ जाएगा 1/100 प्लस 1/50 और 1/500, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 500, तो 100 का 500 में 5 बार जाएगा, 50 का 500 में 10 बार जाएगा और 500 का 1 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार 15 1 16, 16/500 आ जाएगा। ठीक है ना, प्रतिरोध आ रहा है, उल्टा कर लोगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 500/16, तो 500/16 करोगे तो इससे आपका आंसर आ सकता है 500/16 मीन्स भागा दे दो आप 16 से, इसको भागा दे दीजिए, 16 48 हो गया, 2 हो गया, 16 कम 16 हो गया, तो ये 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 31 पॉइंट समथिंग आपका ये करंट आ जाएगा, जितना भी आ रहा है ये एम्पियर सॉरी टोटल आ जाएगा। और आई निकालने के लिए वी बराबर होता है आई इंटू आर, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर आप निकाल लो, तो वी कितना दिया 220 दिया, और आर आपका आ रहा था कितना 16/500। ठीक है ना, तो यह 31 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो जिसका आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर सकता है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन आपके हाथ की है, तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगला देखो 20वां क्वेश्चन है, कोई गैस एक्स जो घातक विष है और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है और एक आवश्यक प्रकार से संभाजित करती है, इस गैस का नाम लिखिए और वायुमंडल में इस गैस के प्रकार को उल्लेख कीजिए। वायुमंडल में इस गैस का स्तर गिरने के लिए किस रसायन को उत्तरदायी माना जाता है। तो वैसे इसकी बात करें, एक्स जो कि एक घातक विष है, वैसे डेडली पॉइजन है, अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक तो वैसे हम देखें तो इसमें ओजोन होती है, लेकिन ओजोन विषैली गैस नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ओजोन परत को जो नुकसान देती है वो नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, NO, जो कि ऊपर तक पहुंचती है, और ये वायुमंडल में के ऊपर तक पहुंचकर जो ओजोन लेयर को है उसको डिप्लीट करने का काम करे। तो इसका जो सही आंसर है ओजोन लेयर से रिलेटेड, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड है, नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में
इसके साथ साथ आप CFC और उनके बारे में बता सकते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलती है आपके गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है या जो ज़्यादा इस्तेमाल किया था उनमें से निकलने वाली गैस होती है, ठीक है ना, जो फ्यूल जो बर्न नहीं होता अच्छे से उनमें से। 21वां आपका क्रियात्मक समूह की परिभाषा दीजिए। क्रियात्मक समूह किन्हें कहते हैं और नीचे दिए गए कार्यों में क्रियात्मक समूह को पहचानना आपको, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप पहचानना है। तो पहला है इसमें सबसे पहले क्रियात्मक यानी फंक्शन ग्रुप जो किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान करता है, पर्टिकुलर वो किस ग्रुप का है, तो ये क्रियात्मक समूह होता है। जैसे C डबल बॉन्ड O आ रहा है इसमें बीच में, तो ये कीटोन आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, कीटोन। और दूसरे वाले में OH आ रहा है तो एल्कोहल है, तो आपने एल्कोहल और कीटोन को पहचान के लिखना है। 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे आपके। इसके बाद है क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से क्रिया करता है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है उत्प्रेरक यानी अम्लीय उत्प्रेरक जो होता है आपका, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जब एथेनोइक अम्ल को हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, है ना, एथेनॉल C2H5OH का, तो ये बनाता है आपका एस्टर। एस्टरिफिकेशन इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं, और ये अभिक्रिया आपने पहले भी पढ़ी है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है कि दैट इज CH3COH आपका एथेनोइक एसिड हो गया प्लस C2H5OH आपका एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ बन जाएगा आपका CH3COO C2H5, ये आपका बन जाएगा, इससे एस्टर बन जाएगा और साथ में मिल जाएगा आपका वाटर। तो ये बहुत अच्छी इक्वेशन है, ये है एस्टरीकरण 1 नंबर की। और जैसे मैंने पहले बताया था बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आती है। और दूसरी आप क्या रखिए, रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, जिसमें आपका है 2CH3COH और Na2CO3 यानी एथेनोइक सोडियम एथोनेट बनता है इसका आपका, सोडियम एथोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोलती है, ये इक्वेशन होती है साबुनीकरण, इसे हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, साथ साथ हैं, एस्टरीकरण भी और साबुनीकरण भी, ठीक है। अगला आता है इसमें सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया का नाम लिखिए और उसका संक्षेप में। इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ 2 गैसें X और Y निकलती हैं, और इनमें से एक जो गैस जब शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है तो एक जैड यौगिक बनता है, जिसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने वाले संयंत्रों तथा वस्त्र उद्योग में करते हैं। जेड का नाम लिखिए और इससे बनने वाली रासायनिक समीकरण भी आपने लिख दी है। तो आपने सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने अभिक्रिया देखी थी, इससे आपने देखा था NaCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने क्रिया करी थी। तो इसमें आपका X और Y आपके अंदर क्लोरीन गैस निकलती है और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें जो क्लोरीन गैस तो निकलती है, तो क्लोरीन गैस से जब हम उसको रिएक्ट करते हैं ध्यान देना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये CaOCl2 बनाता है। जेड जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। जेड आपका इसमें विरंजक चूर्ण है, और जिसका उपयोग पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। बस इसका उपयोग वस्त्र यानी जो आपके कपड़े जहाँ लॉन्ड्री होता है कपड़े धोने के लिए, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो जेड का नाम भी लिखिए, उसकी अभिक्रिया भी आपने इसमें लिखनी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके बाद है निम्नलिखित समीकरण में उत्पाद X को इसमें पहचानना है आपका। NaCl H2O और प्लस CO2 गिव राइज टू NH4Cl बना रहा है, और प्लस X इसमें आपको बताना है। तो X इसमें आपका अगर बन रहा है, ये क्वेश्चन गलत बननी है से, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये क्वेश्चन गलत है भाई, तो देखते रहो एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन में NH4Cl अगर बनना है तो इसमें अमोनिया होना जरूरी है, NH3, लेकिन NH3 इसमें है नहीं। लेकिन इसमें जो X बनता है NaHCO3 बेकिंग सोडा आपका बनेगा, इसमें ध्यान देना NaHCO3 बनता है, और तो X इसमें आपका NaHCO3 है। और दूसरा यौगिक X के 2 उपयोग लिखने हैं आपने बेकिंग सोडा के, यानी पता है आपको कि पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए, भोजन को जल्दी पकाने के लिए, तो ये इसके उपयोग है और इसका उपयोग किया जाता है इसमें। अगला आता है यौगिक X को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण। तो NaCl3 को अगर गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है इससे, ठीक है। इसके बाद देखो किन्हीं 2 लैंगिक संचारित रोग हैं, STD जिसे हमने कहा था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये कल हमने डिस्कस भी करा था, और देखो क्वेश्चन आया भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको, जैसे कि सिफेलिस, गोनोरिया और एड्स जैसी ये सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। मानव भ्रूण लिंग निर्धारण कानून अपराध है, ये बताया गया है कि क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जन्म से पहले लिंग की जांच करना ये भारत में एक कानूनी अपराध है, और इसके बारे में डिटेल में बताया भी गया है, क्योंकि लड़कियों की घटती संख्या के कारण इनमें जो जन्म से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है बच्चों को, जिसे फीटिसाइड कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, इसके बाद इसमें गर्भ निरोधक की 2 विधियां तथा प्रत्येक का एक विपरीत प्रभाव लिखिए। तो इसमें गर्भ निरोधक कई विधियां हैं, जिसमें आपने कॉपर टी है, या इसके अलावा जितने भी प्रोटेक्शन से संबंधित जितने भी यूजेस किए जाते हैं, तो उनकी विधियां बता रखी है। और
इसके अलावा आपका जो इनके विपरीत प्रभाव हैं वो आप जानते हैं कि इनसे कई सारे हार्मोनल इफेक्ट भी होते हैं, यानी हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, तो आपने डिटेल में लिखा होगा। इसके अलावा अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर में, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों का क्या कार्य है समझाइए। तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना था और इसके एंजाइम जो भी हैं मानव पाचन तंत्र में लाइगेज है और आपका जो जितने भी एमाइलेज हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, सबके बारे में बताना था इसमें, ठीक है। और मानव श्वसन भी आपका, ठीक है, इसमें उसके बारे में बता के आपका मानव श्वसन के अंदर अगर बात करें तो इसमें आपको फुफ्फुस, धमनी वगैरह सबके बारे में डिटेल में बताना है। ये तो बायो का सेक्शन अच्छा है। फिर बात करते हैं ओम के नियम का कथन लिखिए, उल्लेखित कीजिए कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ओम के नियम के साथ साथ आपको चालक का प्रतिरोध भी बताना था कि जिसमें आप देखते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, उसकी लंबाई के और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे आर इक्वल टू रो एल ए, जिसमें आपका विशिष्ट प्रतिरोध बनता है, वो दिखाना था इसमें, ठीक है ना। इसके बाद है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी दे रखा है उसमें आपको, और उसमें प्रभावित धाराओं के संगत मान की तालिका दे रखी है। तो उचित पैमाना लेते हुए उत्तर पुस्तिका में वी तथा आई के बीच ग्राफ खींचना है आपको और प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञान करना है। तो वी इक्वल होता है आई इंटू आर, तो आर बराबर वी अपॉन आई करके आप सबके आर के मान निकालोगे, उससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपने कर लेना था इसको, ठीक है। तो आर बराबर आ गया, जैसे पहले में देखो वी बराबर होता है आई इंटू आर, तो आर बराबर आ जाएगा वी अपॉन आई, तो ये आ जाएगा वी वैल्यू 1.6/0.5, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 दशमलव समथिंग प्रतिरोध आपका आ जाएगा। तो ऐसे प्रतिरोध आपने देखते रहने थे, दिखाने थे इसमें, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, ये दिखाना है इसमें, ठीक है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको बताना है, वर्ण विक्षेपण कैसे आपकी जो लाइट होती है वो कैसे डिस्पर्सन होती है। तो इसमें आप प्रिज्म की सहायता से आप दिखा सकते थे कि 7 कलर बनते हैं जो विबग्योर बनाता है। तो ये बहुत अच्छे से आपने स्पेक्ट्रम के बारे में इसमें दर्शाना, उसका किरण आरेख भी दर्शाना था। और इसमें आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कि केस स्टडी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको आंसर्स देने थे कि पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा दे सकते हैं या पा सकते हैं। पादपों में बहुत से उतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं और पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट संचित उत्पाद संचित रहते हैं। इन अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन है, गोंद के रूप में और विशेष रूप से पुराने जालम में संचित रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें केस स्टडी है, उत्सर्जित उत्पादों में छुटकारा पाने के लिए पादपों द्वारा अपनाई जाने वाली 2 विधियाँ बताइए। तो 2 विधियाँ आपको बतानी है इसमें एक्सक्रीटरी, तो जैसे गम के रूप में निकल जाना या पत्तियों का गिर जाना या आपका अवशिष्ट पदार्थ उत्पादों का रेजिन और गोंद के रूप में निकालना, ये आपका ये 2 विधियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। और दूसरा आ जाएगा इसमें आपका पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्यों भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है ट्रांसपिरेशन की, जब हम बात करते हैं तो पौधों में जब वाटर एक्सेस हो जाता है कई बार तो वाटर लॉस होना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणों द्वारा पौधों का भी क्या होता है, ह्रास होता है, और इसी कमी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की भूमिका बताई जाती है, ठीक है, पौधों में। और पादपों में श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन से अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। तो श्वसन में आपको पता है पादपों में जब श्वसन हो रहा है तो आपका जो अपशिष्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करी जाती है ना, लेकिन ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन इसमें आपने जरूर मैच किए होंगे और पॉसिबली नंबर भी आपने इसमें देखे होंगे। तो पेपर बहुत अच्छा है और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी से थी उसने पक्का क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिन लोगों का आज पेपर हुआ है, ताकि वो अपने आंसर्स मैच कर सके कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है और एक जस्टिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई नए बच्चे अगर चाहते हैं पढ़ना तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।